मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन पूरे होने के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। उनसे बात करेंगे। चिराग जी, 100 दिन में क्या उपलब्धियां रही आपकी सरकार की और खासतौर से आपके मंत्रालय की? देखिए, अगर आप सरकार का जिक्र करें, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को शुरू से स्पष्ट रखा कि उनकी प्राथमिकताएं समाज के उन वर्ग के प्रति हैं जिनको मजबूत कर देश को एक विकसित देश बनाने की दिशा में 2047 तक हम लोग को आगे बढ़ना है। भले वो समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग हों, महिलाएं हों, युवा हों, किसान हों। और मुझे लगता है कि पिछले 100 दिनों में पहली बात तो ये कंटिन्यूटी वाली सरकार है, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो पिछली सरकार की हम लोग की आगे बढ़ रही हैं। पर उसके अलावा इन 100 दिनों में जहां हम लोगों ने 3 लाख करोड़ के निवेश से हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया, जिससे गांव और शहर के बीच की दूरी को कम किया जा सके। भले वो रोड कनेक्टिविटी हो, वो रेलवे की कनेक्टिविटी हो, पोर्ट कनेक्टिविटीज हो, इन तमाम चीजों पर हम लोगों ने ध्यान दिया। तो वहीं जहां मैं महिलाओं का जिक्र करता हूं, तो महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने एसएचजी के माध्यम से हम लोगों ने कई ऐसी महिलाएं हैं, लगभग 10 करोड़ के करीब महिलाओं को 5,000 करोड़ की राशि देकर हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। किसानों का अगर हम लोग जिक्र करें तो सम्मान निधि के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हम लोगों ने किया, जो सीधा उनके खाते में गए। लगभग 9.3 करोड़ किसानों को इससे फायदा हुआ। एमएसपी बढ़ाने को लेकर एमएसपी को बढ़ाकर हम लोगों ने लगभग 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जिसको इसका लाभ मिला। तो ये अलग अलग क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमारी सरकार ने कार्य कर उस वर्ग को मजबूती देने का काम किया, जिसके माध्यम से हम लोग विकसित देश बनने की हम लोग सोच रखते हैं। स्वास्थ्य उनमें से एक है। आयुष्मान योजना मुझे लगता है कि दुनिया की एक ऐसी योजना है। इससे पहले जब किसी गरीब परिवार में कभी कोई बीमारी आती थी तो घर की जमीन को गिरवी रखना, महिलाओं के जेवर को बेचने तक की नौबत परिवारों में आती थी। पर आयुष्मान के माध्यम से आज की तारीख में कोई भी ऐसा गरीब परिवार सीधा इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। अब इसमें सीनियर सिटीजन्स को बाय डिफॉल्ट जोड़ने का फैसला हमारी सरकार ने किया। मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो पिछले 100 दिनों में हमने हासिल की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी मेडिकल सीट्स बढ़ाने को लेकर। 75,000 नई मेडिकल सीट्स को जोड़ा गया। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं। मुद्रा लोन है जो 10 लाख से बढ़ाकर हम लोगों ने 20 लाख किया गया। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पक्के मकान बनाए जाएंगे, जो सीधा 3 करोड़ नए परिवारों को आवास घर देने का कार्य करेंगे। ये एक ऐसा फैसला जो कि कैबिनेट की पहली ही बैठक में हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। तो जहां एक तरफ अलग अलग विभागों के माध्यम से इन तमाम फैसलों को लिए गए, वहीं अगर आप मेरे विभाग का जिक्र करें, मैं मानता हूं और पुनः मैं दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पर भारत अपने आप को प्रस्तुत कर सके, उस दिशा में हम लोग को काम करना है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से जहां अन्नदाता हमारे किसान भाई हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, तो वहीं मैं मानता हूं कि प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे किसानों को सबसे ज्यादा और तुरंत तत्काल प्रभाव से मदद दिलाने के लिए सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक है। इसी के माध्यम से जहां हम लोग किसानों की आर्थिक मदद कर सकते हैं, तो वहीं रोजगार के भी कई नए अवसर हम लोग इससे खड़े कर सकते हैं। मेरी सरकार ने, हमारे विभाग ने पिछले 100 दिनों में अगर आप देखें तो कई ऐसे नए यूनिट्स प्रोसेसिंग को लेकर 29 ऐसे यूनिट्स हैं जो कि सिर्फ पीसीसी के अंतर्गत आते हों, एपीसीज के अंतर्गत आते हों, जहां पे प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हम लोगों ने लगाए हैं। ओजीज के माध्यम से, फूड टेस्टिंग लैब्स के माध्यम से 29 ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम लोगों ने पिछले 100 दिन में कंप्लीट करने का काम किया। R&D से जुड़े हुए 13 ऐसे यूनिट्स हैं जिसको पिछले 100 दिनों में हम लोगों ने पूरा करने का कार्य किया। मेरे विभाग के माध्यम से मैं मानता हूं कि जहां किसानों की मदद हम लोग वेस्टेज को कम कर करते हैं, तो वहीं कंज्यूमर्स की मदद उसमें गुणवत्ता को बढ़ाकर हम लोग करते हैं। वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से है। वेस्टेज को मिनिमाइज करना और गुणवत्ता को बढ़ाना, गुणवत्ता से किसी तरीके का कोई समझौता ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता इस बार के बजट में भी हम लोग को देखने को मिली। 50 न्यू इरेडिएशन यूनिट्स का प्रावधान जहां इस बार के माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इस बजट में दिया गया, जिसका ईओआई इन 100 दिनों में हम लोगों ने निकालने का काम किया। वहीं 100 न्यू फूड टेस्टिंग लैब्स
का भी इसमें प्रावधान इस बार के बजट में दिया गया, जिसको तीव्र गति से हम लोग धरातल पर हम लोग उतारने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं सबसे बड़ा कार्य जो इन 100 दिनों के दौरान मेरे मंत्रालय के माध्यम से हुआ, जिसको आपके चैनल ने भी दिखाने का काम किया, वो वर्ल्ड फूड इंडिया था। वर्ल्ड फूड इंडिया के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया जहां पे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हर स्टेक होल्डर एक मंच पर आकर एक दूसरे की न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस, न्यू स्टार्टअप आइडियाज को लैब करने का वो मौका हम लोग को मिला। इस वर्ल्ड फूड इंडिया में जहां 90 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो वहीं 26 से ज्यादा राज्यों ने इसमें अपनी भागीदारी देने का काम किया। अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया, जो कि फूड प्रोसेसिंग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कृषि मंत्रालय हो या हेल्थ सेक्टर। इस बार हम लोगों ने ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट को भी वर्ल्ड फूड इंडिया के साथ हम लोगों ने कोलैब किया। रेगुलेटरी समिट, फूड ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट FSSAI का एक इनिशिएटिव है, एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जो कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जो कार्य करती है। तो उन्होंने भी एक ग्लोबल समिट रखा जिसमें 70 से ज्यादा देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वहीं जहां फूड सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं, तो वहीं फूड सेफ्टी और गुणवत्ता से कहीं कोई समझौता ना हो, इसका भी इन 100 दिनों में ऐसे प्रावधान हम लोगों ने तैयार किए जिसमें इन बातों को हम लोगों ने प्राथमिकता रखा। गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरह से फैसले लिए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो तमाम रेस्टोरेंट हैं वहां पर सब लोगों को अपना बताना होगा उस बारे में। देखिए, मुझे लगता है सवाल भी खड़े होते हैं गुणवत्ता को लेकर के। देखिए, मुझे लगता है ये ऐसे मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जिसको लेकर रेगुलेशंस पहले से ही हैं, उसको बस धरातल पर उतारने का दिशा निर्देश सख्ताई से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया। इसके पूर्व में भी इस विषय से ही जुड़ा हुआ एक और मसला सामने आया था, जिसका उस वक्त मैंने विरोध किया था। वो जब ठेले वालों को आप लोग कह रहे थे कि भाई नेम प्लेट्स लगाए जाएं, बट रेस्टोरेंट ओनर्स हों या ढाबे के मालिक हों, ये पहले से ही ये गाइडलाइंस हैं कि उनको प्रोपराइटर्स के नाम हों या अपनी और डिटेल्स हों, रजिस्ट्रेशन नंबर हों, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस हों, वो तमाम चीज़ें उनको पहले से ही उनको वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट करके रखने की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने उसको सख्ताई से लागू करने का निर्देश दिया है, जो कि मुझे लगता है कि गुणवत्ता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तिरुपति में जिस तरह से वहां पर मंदिर में प्रसाद को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरह से रिपोर्ट वहां पर आई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और सबसे पहली बात तो ये एक अक्षम्य अपराध है जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं बिना इसको पॉलिटिसाइज किए हुए कि उस वक्त किसकी सरकार थी और किसकी क्या गलती हुई, देखिए गलती तो कहीं ना कहीं हुई है। लंबे समय तक जिनके पास प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी थी, आपने उसमें फेरबदल करके कुछ नई टीम्स को आपने उसमें जोड़ने का काम किया, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। अब वो इस सोच के साथ चूक की गई है या लापरवाही हुई है, ये तमाम बातें जांच का विषय हैं, बट बिना मैं उसमें राजनीतिकरण उसका किए हुए एक बात मैं स्पष्ट तौर से मैं कहूं, जिस रेगुलेटरी बॉडी का भी मैं जिक्र कर रहा था जो कि गुणवत्ता को लेकर सर्टिफिकेशन देने का काम करती है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने जांच के आदेश हम लोगों ने दिए हैं। FSSAI की तरफ से जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार आंध्र प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री ने ही इन तमाम विषयों को उजागर करने का काम किया। वो सरकार अपनी तरफ से खुद इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो भी कोई दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा। आस्था के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं खुद आस्तिक हूं, गाहे बगाहे में पाप हम सब से हुआ है। प्रसाद भगवान और जो उनमें विश्वास रखते हैं उनके बीच का एक माध्यम होता है। ऐसे में उस प्रसाद में ही अगर मिलावट हो जाए और जिसका भोग आप भगवान को चढ़ाते हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, आपका संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर। वहाँ हाजीपुर का केला बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में हाजीपुर के केले का जिक्र होता है। मुजफ्फरपुर की लीची, मिथिला का मखाना। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि अब बिहार के लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा, वहाँ भी लोगों को काफी बेहतर सुविधा मिलेगी, तमाम चीजें अगर सामने आती हैं तो। देखिए, मैं जब इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली थी, तब से मैं इस विषय का मैं जिक्र करता आया हूं। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा कहा है कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सीधा किसानों को लाभ देता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, राज्य के राजस्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। मुझे लगता है उन दौरान मैंने इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर लिया इन बातों को कह कहकर कि इवेंचुअली प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मुझे इसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
आपने हाजीपुर के केले का जिक्र किया। मैंने उदाहरण के तौर पे हमेशा कहा कि वही केला जब डाउन साउथ जाता है तो केले के चिप्स बनकर उसकी बेहतरीन पैकेजिंग हो जाती है, मार्केटिंग हो जाती है और ज्यादा दामों में वो बिकता है। ये तमाम सुविधाएं हमें अगर अपने राज्य में और क्षेत्रीय स्तर पर मिलने लग जाए, लोकलाइज होकर मिलने लग जाए, हाजीपुर के लिए आम को लेकर हो या मुजफ्फरपुर की लीची को लेकर हो, भागलपुर का हाजीपुर का केला या भागलपुर का आम या मुजफ्फरपुर की लीची या मखाने को लेकर, ये तमाम यूनिट्स जिस दिन धरातल पर उतरेंगे और मल्टीपल यूनिट्स जब धरातल पर उतरेंगे लाइक कारपेट बॉम्बिंग के तौर पर, तो न सिर्फ किसानों को इसका लाभ मिलेगा बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। और ये आने वाले दिनों में आप होते हुए देखेंगे, कई ऐसे एमओयू साइन हुए हैं, कई ऐसी चीजें कॉन्क्रीट शेप ले चुकी हैं जो आने वाले मुझे लगता है 6-7 महीने में आपको धरातल पर भी उतरती हुई दिखेंगी। बिसाइड्स दिस ऑल्सो बेवरेज इंडस्ट्री और अलग अलग और क्षेत्रों से भी कई हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जिसके बड़े प्रोजेक्ट्स आपको बिहार के अलग अलग राज्यों में धरातल पर उतरते हुए आपको दिखेंगे। बिहार फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे में जो जिम्मेदारी जिस विभाग की मुझे मिली है, इसके माध्यम से बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में न सिर्फ हर संभव प्रयास बल्कि वो प्रयास धरातल पर उतरता हुआ भी आने वाले दिनों में दिखेगा। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में किस तरह की आपकी तैयारी है आपकी पार्टी की? चूंकि लोकसभा चुनाव में फिर 5 में 5 सीटों पर जीत मिली, 100% स्ट्राइक रेट, अपेक्षा ज्यादा बढ़ी होगी आपकी, आपके सांसदों की, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी, कि ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में मिले 25 में? देखिए, बात ज्यादा सीटों से ज्यादा कितनी सीटें हमारा गठबंधन जीतता है, दृष्टि उस दिशा में होगी। कहां पे हमारा संगठन मजबूत है, किस दल का ज्यादा मजबूत है, किस दल के प्रत्याशी की जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं, इस दिशा में जब हम लोग बैठेंगे, कार्य करेंगे। आज की तारीख में प्राथमिकता हम लोग की, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी प्रदर्शन बिहार का बेहतरीन रहा बनस्पत बाकी राज्यों के, जहां पे विपक्ष एक गलत नैरेटिव को सेट करने में सफल रहा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में। ऐसे में बिहार के लोगों ने विपक्ष के इस झूठे नैरेटिव का साथ नहीं दिया और अच्छा प्रदर्शन हम लोग का बिहार में रहा। ऐसे में अगले 5 साल भी वही डबल इंजन की सरकार का लाभ बिहार को मिले, उसके लिए 2025 के विधानसभा के चुनाव महत्वपूर्ण हैं। गठबंधन के तमाम साथी जब बैठेंगे, मुझे लगता है संख्या पे ज्यादा जोर देने की बजाय विनेबिलिटी, मेरे लिए इस बार भी विनेबिलिटी ही एक बड़ा फैक्टर था। सीटें ज्यादा लड़ने के लिए लूं, ये मेरी मानसिकता कभी नहीं थी, इस बार के लोकसभा में भी नहीं थी, पर जितनी मिले उतनी जीतूं। स्ट्राइक रेट हम लोग का बेहतरीन रहे, मुझे लगता है इस बार भी हर दल वही प्रयास करेगा कि हर किसी का स्ट्राइक रेट बेहतरीन होना चाहिए और उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। यानी 2020 की पुनरावृत्ति 2025 में नहीं होगी, जो 2020 में हुआ था इस तरह से? कतई नहीं होगी। जिस मजबूती से आज की तारीख में हम लोग का गठबंधन आगे बढ़ रहा है और जो कंपैटिबिलिटी हम लोग के अलायंसेज में, अलाय पार्टनर्स में देखने को मिल रही है, ये बहुत खूबसूरत संकेत है। पांचों दल, लोक जनशक्ति पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, मजबूती से हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा, परिणाम भी सबके सामने है और उसी तरीके से हम लोग विधानसभा का चुनाव भी हम लोग लड़ने जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हर घटक दल कर ही चुका है, तो 2025 में चुनाव परिणाम भी लोकसभा की तर्ज पर ही हो, अधिकांश सीटें हमारा गठबंधन जीते और सरकार बने, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी। चिराग पासवान का दिल्ली में दिल लग गया है, मन लग गया है, मतलब बिहार पटना लौटने का कोई प्लान नहीं है? अगर पटना की सियासत में, लोकल सियासत में बात करें, प्राथमिकता मेरी बिहार ही रहा है। ये बात जरूर है कि जो दिल्ली में मन लगने की आप बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते देश के हर राज्य में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये मेरी चिंताओं में है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के बीच में कोई गैप ना रहे, कम्युनिकेशन को लेकर इंडस्ट्री के सुझाव मंत्रालय मिलकर ईज ऑफ बिजनेस कैसे उनको दे सके, एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम कैसे ऐसे खड़ा किया जा सके जहां पे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को वो सुविधाएं मिले इस सेक्टर को आगे बढ़ाने को लेकर, और ग्लोबली हम लोग कैसे पेनिट्रेट कर सकें इस मार्केट में। ये तमाम मेरे लिए चिंताएं हैं जिसपे केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं कार्य कर रहा हूं। बट हाँ, राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी थे। बिहारियों को जिस तरीके से दूसरे राज्यों में अपमानित किया जाता है, लाठी चलाई जाती है, पलायन क्यों होता है मेरे राज्य से बिहार, जब बिहारी इतने आगे हैं हर क्षेत्र में, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया, ये मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न हमेशा से रहा था। तो ऐसे में जब भी मौका मिलेगा, प्राथमिकता मेरी बिहार ही होगा। बट अगर आप आने वाले चुनाव की दृष्टि से अगर आप बात कर रहे हैं, तो मेरी पार्टी मजबूती से बिहार में चुनाव जरूर लड़ेगी, जब और मैं केंद्र में इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा।
नेतृत्व नीतीश जी का ही रहेगा 2025 में? बिल्कुल, इस बात को लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी भी घटक दल में किसी भी तरीके की कोई भी शंका है, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, हमारी पार्टी हो। ये फैसला हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भविष्य की आप बात कर रहे हैं तो भविष्य में माना जाए 2025 में नहीं सही, लेकिन उसके बाद आने वाले दिनों में केंद्र में आपका अनुभव हो रहा है, तो बाद में बिहार की राजनीति में आप लौटेंगे और चीफ मिनिस्टर का अगर पद, अगर मैं सीधे पूछूं तो उस पद पर रहकर तमाम जो कंसर्न है, जो बिहारी फर्स्ट की जो बात आप करते हैं, उसको आप फुलफिल कर पाएंगे? क्या मतलब है इस प्रश्न का? भविष्य के घर में क्या है नहीं है ये कोई नहीं बता सकता। वर्तमान में जीकर तुरंत आने वाले फैसलों में हम लोग की दृष्टि होनी चाहिए। प्राथमिकता मेरी वही है। फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, बट एज ऑफ नाउ इतना क्लियर है कि 25 का चुनाव तुरंत जो हम लोग के सामने वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं बहुत जल्द, इसी साल के आखिर में। वहां पर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या आप वहां पर बीजेपी से अलायंस करेंगे या अलायंस नहीं होगा तो भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, गठबंधन के तहत झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला राज्य इकाई को लेना है। स्टेट यूनिट इसके ऊपर चर्चा कर रही है, मंथन इसके ऊपर चल रहा है। मेरे पास जब सेंटर में पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब उनका प्रस्ताव आएगा उसके बाद इसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। बट हाँ, जिस तरीके से पार्टी का संगठन हाल फिलहाल के दिनों में मजबूत हुआ है, कल मेरा झारखंड में कार्यक्रम था, लातेहार में था, पलामू में हम लोग का कार्यक्रम था, और अगर आप उन तस्वीरों को देखें, उन वीडियो को देखें, जिस तरीके से जनता का प्यार वहां पे मिल रहा है और युवाओं का जो जोश देखने को मिल रहा है हम लोगों के दल के प्रति, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो यकीनन प्रदर्शन हम लोग का बेहतर रहेगा। जहां तक रही बात गठबंधन की, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है। 5 सीटें मिली, 5 ही सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, किसी और सीट पे कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग का गठबंधन था। बिहार में हम लोग का गठबंधन है, गठबंधन में जितनी सीटें मिलेंगी उतने पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बट कुछ ऐसे राज्य जरूर हैं जहां पे संभवतः गठबंधन हम लोग का नहीं हो पाए, बट अगर चुनाव के बाद परिणाम बेहतर आते हैं तो इवेंचुअली हम लोग एनडीए का ही साथ हमारे वो विधायक देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर नागालैंड में ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी, अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 2 विधायक हम लोग के जीत के आए, जो कि आज की तारीख में एनडीए सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का ही हम लोग समर्थन करने, 2 काउंसलर्स भी हम लोग के वहां पे जीत कर आए। तो अगर किसी राज्य में ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पे संभवतः हम लोग का गठबंधन नहीं हो, बट इवेंचुअली जब हम लोग के विधायक जीत कर आएंगे तो वो हिस्सा एनडीए का ही होंगे। प्रशांत किशोर को देख करके आपको क्या लग रहा है? क्या बिहार में एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं? आप लोगों के वोट बैंक में भी सेंधमारी हो सकती है प्रशांत किशोर से? हम लोग के वोट बैंक में क्यों सेंधमारी होगी? प्रशांत जी मजबूती से अपने संगठन को खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं और मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। उनके साथ आज से नहीं, मेरे बहुत पुराने मेरे संबंध रहे हैं। चुनावी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो आने की मंशा रखते हैं, नहीं रखते हैं, मुझे नहीं पता। उसको लेकर उनकी क्या रणनीति है मुझे नहीं पता। वो गठबंधन का हिस्सा होंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, मुझे नहीं पता। मेरा ध्यान अपने गठबंधन को मजबूती देने पर है और मैं मानता हूं कि हम लोगों का गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये परिणामों में भी देखने को मिलेगा। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कुछ लिखा, पोस्ट किया, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी उस पर। उस पोस्ट को लेकर के आपको क्या लग रहा है? कुछ नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए ऐसे लोग कह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं एक्चुअली उस पोस्ट को देख ही नहीं पाया, तो मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा नहीं लिखा। बट वो जिस दल का हिस्सा है, पूरे समर्पित भाव से वो उस दल में रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी को तंज कसने की सोच के साथ ऐसा कुछ कहा होगा। बट हैविंग सेड इट ऑल, आई हैव एब्सोल्यूट नो आइडिया कि उन्होंने लिखा क्या था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।